आज की चर्चा में आपका स्वागत है। नमस्कार। हमारे सामने कुछ सरकारी विज्ञप्तियां हैं, कुछ पॉलिसी अपडेट्स और कुछ अहम सुर्खियां भी। जी। ये सब पहली नज़र में शायद अलग-अलग लगें, लेकिन आज हमारा मिशन है इनके बीच का जो कनेक्शन है उसे समझना। हम देखेंगे कि कैसे नेशनल इंडस्ट्रियल क्लासिफिकेशन में एक छोटा सा बदलाव पूरी डिजिटल इकोनॉमी के लिए मायने रखता है और कैसे सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला विकास और पर्यावरण की जो पुरानी बहस है उसे एक नया मोड़ दे रहा है। हाँ, ये बहुत दिलचस्प है। तो चलिए इसे समझना शुरू करते हैं। पहला विषय अर्थव्यवस्था के वर्गीकरण से जुड़ा है। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, जिसे मॉस्पी कहते हैं, जी, मॉस्पी, उन्होंने राष्ट्रीय औद्योगिक वर्गीकरण 2025 यानी NIC 2025 जारी किया है। सुनने में तो ये काफी टेक्निकल लगता है। NIC 2025 ने पुराने NIC 2008 को अपडेट किया है और दिलचस्प बात यह है कि इसकी कोडिंग संरचना 5 अंकीय से 6 अंकीय हो गई है। हाँ, विकृति है कि भारत की अर्थव्यवस्था का जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो बदल रहा है। मतलब 2008 में हम शायद पारंपरिक उद्योगों के बारे में ज्यादा सोचते थे, लेकिन आज एक यूट्यूबर, एक फिनटेक स्टार्टअप या एक ऑनलाइन गेमिंग कंपनी भी अर्थव्यवस्था का एक बहुत जरूरी हिस्सा है। सही बात है। तो ये नया 6 डिजिट का कोड सरकार को इस नई डिजिटल और अनौपचारिक अर्थव्यवस्था को ठीक से मापने और उसके लिए नीतियां बनाने की शक्ति देता है, जो पहले शायद संभव नहीं था। पहले अंधेरे में तीर चलाने जैसा था। अच्छा। अब नवीकरणीय ऊर्जा से लेके आयुष आधारित स्वास्थ्य सेवाओं तक सबको एक पहचान मिली है। और मैंने पढ़ा कि इसमें टेक्नोलॉजी के आधार पर कोई भेदभाव नहीं है। इसका क्या मतलब हुआ? बिल्कुल, इसका फोकस इस बात पर है कि क्या उत्पादन हो रहा है, इस पर नहीं कि कैसे हो रहा है। अच्छा। जैसे कपड़ा चाहे हथकरघे पे बुना जाए या किसी आधुनिक मशीन से, वो कपड़ा उद्योग का ही हिस्सा माना जाएगा। ओके। ये इसलिए जरूरी है ताकि देश भर से आने वाले आंकड़ों को मानकीकृत किया जा सके, उनकी तुलना हो सके। कोई सेक्टर सिर्फ इसलिए नजरअंदाज ना हो जाए क्योंकि वो पारंपरिक तरीके से काम कर रहा है। तो ये तो हुई अर्थव्यवस्था की बड़ी तस्वीर की बात। अब जमीन पर आते हैं, किसानों की ओर। केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना PMFBY के लिए एक नया ढांचा पेश किया है। जी, जो खरीफ 2026 से लागू होगा। हाँ, तो इसमें किसानों के लिए क्या बदला है? इसमें कई महत्वपूर्ण बदलाव हैं। सबसे बड़ा बदलाव है ऐड ऑन कवर का। ऐड ऑन कवर? जी, जंगली जानवरों के हमलों से जो फसल का नुकसान होता है, वो तो एक बहुत बड़ी समस्या है। बिल्कुल, और अब तक वो कवर नहीं होता था। अब राज्य सरकारें उन क्षेत्रों को अधिसूचित कर सकेंगी जहां ये जोखिम ज्यादा है। और जल जमाव से होने वाले नुकसान के बारे में भी कुछ है? हाँ, ये एक और अहम बिंदु है। जल जमाव के कारण धान की फसल को जो नुकसान होता है उसे फिर से स्थानीयकृत आपदा की श्रेणी में शामिल कर लिया गया है। अच्छा, इसे हटा दिया गया था पहले? हाँ, 2018 में हटा दिया गया था, जो एक विवाद का विषय था। साथ ही एक और बदलाव है, किसानों को अब फसल क्षति की सूचना 72 घंटे के भीतर 72 घंटे? हाँ, 72 घंटे के भीतर फसल बीमा ऐप के माध्यम से जियो टैग्ड फोटो के साथ देनी होगी। ये तो प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने के लिए होगा। बिल्कुल, पारदर्शी और तेज बनाने की एक कोशिश है। अब बात करते हैं भंडारण और सार्वजनिक वितरण प्रणाली यानी PDS की। सरकार ने आपूर्ति श्रृंखला को बेहतर बनाने और PDS में पारदर्शिता लाने के लिए कई डिजिटल पहलें शुरू की हैं। हाँ, और इनमें से एक है भंडारण 360। भंडारण 360 ये क्या है? ये केंद्रीय भंडारण निगम CWC का एक क्लाउड आधारित ERP प्लेटफॉर्म है। ERP प्लेटफॉर्म? हाँ, मतलब ये मानव संसाधन, वित्त और भंडारण प्रबंधन जैसी सभी प्रक्रियाओं को एक साथ लाता है। और इसका फायदा ये है कि सभी CWC गोदामों में मानकीकरण होगा और रियल टाइम में निगरानी संभव होगी। मतलब दिल्ली में बैठा अधिकारी भी देख सकता है कि कहाँ क्या हो रहा है। बिल्कुल। इसके अलावा स्मार्ट XM और वेयरहाउस राइजम भी हैं। जी। स्मार्ट XM कंटेनर फ्रेट स्टेशनों के लिए है और इसमें AI, IoT और फास्टैग जैसी तकनीकों का उपयोग किया जाएगा। ओके। वहीं भारतीय खाद्य निगम यानी FCI का वेयरहाउस राइजम एक मोबाइल फर्स्ट प्लेटफॉर्म है जो खरीद, भंडारण और आवागमन को एकीकृत करेगा। तो ये सब PM गति शक्ति का हिस्सा है? हाँ, ये सभी पहले PM गति शक्ति के तहत एक एकीकृत लॉजिस्टिक्स इकोसिस्टम बनाने के लक्ष्य का हिस्सा है। एक और दिलचस्प पहल है आशा प्लेटफॉर्म। ये क्या है? आशा यानी अन्न सहायता होलिस्टिक AI सॉल्यूशन। यह एक AI आधारित प्लेटफॉर्म है जो लाभार्थियों को उनकी पसंदीदा भाषा में, उनकी अपनी भाषा में, हाँ,
उनकी अपनी भाषा में AI सक्षम कॉल के माध्यम से राशन वितरण पर अपनी प्रतिक्रिया देने में सक्षम बनाएगा। मतलब सरकार खुद फोन करके फीडबैक लेगी। एक तरह से हाँ, ये फीडबैक लूप सिस्टम को और जवाबदेह बना सकता है। चलिए अब यहाँ से एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटनाक्रम पर आते हैं। उच्चतम न्यायालय ने अपने ही एक पुराने फैसले को वापस ले लिया है जी, जो पूर्व प्रभाव से दी जाने वाली पर्यावरणीय मंजूरी से संबंधित था। ये वेंशित का मामला है। ये एक बहुत बड़ा कानूनी मोड़ है, सही कहा आपने। कुछ महीने पहले सुप्रीम कोर्ट ने वेंशित का मामले में फैसला सुनाया था कि किसी भी प्रोजेक्ट के शुरू होने के बाद उसे पर्यावरणीय मंजूरी नहीं दी जा सकती। अच्छा, उन्होंने केंद्र के 2017 के नोटिफिकेशन और 2021 के ऑफिस मेमोरेंडम को रद्द कर दिया था। तो अब उन्होंने अपना ही फैसला क्यों पलट दिया? मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि पिछला फैसला देते समय अदालत ने समान संख्या वाले न्यायाधीशों की अन्य पीठों के पिछले फैसलों पर ध्यान नहीं दिया था। मतलब वो फैसला पर इंक्यूरियम था, यानी अनजाने में हुई त्रुटि। अच्छा, कोई उदाहरण है इसका? हाँ, जैसे टी स्वामी बनाम कर्नाटक राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का 2021 का मामला था। उसमें कोर्ट ने कहा था कि असाधारण परिस्थितियों में पूर्व प्रभाव से मंजूरी दी जा सकती है। और इसके आर्थिक पहलू भी थे शायद? हाँ बिल्कुल, अगर पुराने फैसले को लागू किया जाता तो पूरी हो चुकी कई सार्वजनिक परियोजनाओं को ध्वस्त करना पड़ता, जैसे सड़कें या अस्पताल। जी, जिससे न केवल आर्थिक लागत आती बल्कि मलबा जमा होने और पुनर्निर्माण से भारी प्रदूषण भी होता। तो ये एक व्यवहारिक दृष्टिकोण था। हाँ, कोर्ट ने एक व्यवहारिक दृष्टिकोण अपनाया, लेकिन ये ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि पर्यावरण प्रभाव आकलन यानी EIA अधिसूचना 2006 वो स्पष्ट रूप से कहती है कि मंजूरी परियोजना शुरू होने से पहले लेनी होगी। अब वैश्विक मंच की बात करते हैं। हाल ही में जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक CCPI जारी किया गया है। हाँ, जर्मन वॉच और न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट वाला। जी, तो इसमें भारत की स्थिति क्या है? इस बार भारत की रैंकिंग में गिरावट आई है। हाँ, भारत 23वें स्थान पर है और उच्च प्रदर्शन करने वाले देशों की श्रेणी से निकलकर मध्यम प्रदर्शन करने वाले देशों में आ गया है। और टॉप 3 में तो कोई है ही नहीं, है ना? नहीं, कोई भी देश शीर्ष 3 में नहीं है। डेनमार्क 4थे स्थान पर है। गिरावट का क्या कारण बताया गया है? रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत ने कोयले के उपयोग को समाप्त करने के लिए कोई राष्ट्रीय समय सीमा तय नहीं की है और नए कोयला ब्लॉकों की नीलामी भी जारी है। तो सुझाव क्या है? सुझाव यह है कि भारत को चरणबद्ध तरीके से कोयले का उपयोग समाप्त करना होगा और अपनी जीवाश्म सब्सिडी को खत्म करना होगा। वैश्विक स्वास्थ्य के मोर्चे पर भी एक बड़ी चुनौती है रोगाणुरोधी प्रतिरोध, एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस यानी AMR। जी, एक मूक महामारी। भारत ने इस पर अपनी दूसरी राष्ट्रीय कार्य योजना NAPMR 2.0 शुरू की है। हाँ, AMR तब होता है जब बैक्टीरिया और वायरस जैसी सूक्ष्म जीव दवाओं के प्रतिरोधी बन जाते हैं। विश्व स्तर पर हर साल लगभग 4.95 मिलियन मौतें अप्रत्यक्ष रूप से और 1.27 मिलियन मौतें सीधे तौर पर AMR से जुड़ी होती हैं। ये तो बहुत बड़ा आंकड़ा है। बहुत बड़ा। ये न केवल स्वास्थ्य के लिए खतरा है बल्कि अर्थव्यवस्था को भी कमजोर करता है। नई कार्य योजना जो है 2025 से 29 तक वो WHO के वैश्विक एक्शन प्लान के अनुरूप है और इसमें निजी क्षेत्र की भागीदारी सुनिश्चित करने पर भी जोर दिया गया है। अब कुछ और महत्वपूर्ण विषयों पे एक नजर डालते हैं। जी। अर्थशास्त्रियों के अनुसार हाल ही में भारत में मुद्रास्फीति की दर में कमी का एक कारण आधार प्रभाव या बेस इफेक्ट है। ये क्या होता है? बेस इफेक्ट का मतलब है कि जब हम पिछले वर्ष की तुलना में वृद्धि दर मापते हैं तो पिछले वर्ष का आंकड़ा गणना को प्रभावित करता है। मतलब अगर पिछले साल का आंकड़ा असामान्य रूप से कम था तो वर्तमान वृद्धि ज्यादा दिखेगी। अच्छा। और अगर वो ज्यादा था तो वृद्धि कम दिखेगी। तो ये एक तरह का सांख्यिकीय भ्रम है, कह सकते हैं। और हाल ही में X और ZGTP जैसे प्लेटफॉर्म प्रभावित हुए थे। कारण था क्लाउडफ्लेयर के बॉट मिटिगेशन सिस्टम में एक बग। ये सिस्टम क्या करता है? बॉट मिटिगेशन सिस्टम वेबसाइटों को खराब बॉट्स से बचाता है। खराब बॉट्स? हाँ, कुछ बॉट अच्छे होते हैं जैसे सर्च इंजन के इंडेक्सिंग बॉट, लेकिन कई बॉट डेटा चुराते हैं या DDoS हमले करते हैं। ये सिस्टम ऐसे ही खराब बॉट्स को रोकने का काम करता है। व्यक्तित्व की बात करें तो गुरु तेग बहादुर जी की 350वीं शहीदी वर्षगांठ मनाई जा रही है। जी, वे सिखों के 90 गुरु थे जिन्हें हिंद की चादर के रूप में भी जाना जाता है। उन्होंने आनंदपुर साहिब की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी और धार्मिक स्वतंत्रता का संदेश दिया। बिल्कुल। और अंत में छठे राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2024 में किस राज्य को सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार मिला है?
सर्वश्रेष्ठ राज्य का प्रथम स्थान महाराष्ट्र को मिला। महाराष्ट्र को? हाँ, जिसके बाद गुजरात और हरियाणा हैं। ये पुरस्कार जल शक्ति मंत्रालय द्वारा जल संरक्षण में उत्कृष्टता को पहचानने के लिए दिए जाते हैं। तो आज की चर्चा से कुछ बड़े रुझान तो स्पष्ट हैं। चाहे वो पीडीएस हो या व्यापार, हर क्षेत्र में डिजिटलीकरण और डेटा संचालित शासन पर जोर है। बिल्कुल। हमने सुप्रीम कोर्ट के फैसले में विकास और पर्यावरण के बीच के उस नाजुक संतुलन को भी देखा। हाँ, और वैश्विक सूचकांक हमें याद दिलाते हैं कि हमारी राष्ट्रीय नीतियों का असर वैश्विक मंच पर भी पड़ता है। बिल्कुल, ये सब नीतियां बहुत महत्वपूर्ण हैं, चाहे वो एनआईसी का नया वर्गीकरण हो या एएमआर पर एक्शन प्लान। लेकिन एक सवाल जो मुझे सोचने पर मजबूर करता है वो ये है कि इन शीर्ष स्तरीय योजनाओं का जमीनी स्तर पर कार्यान्वयन कितना प्रभावी होगा। ये बहुत जरूरी सवाल है। क्या डिजिटल प्लेटफॉर्म वास्तव में अंतिम व्यक्ति तक पहुंच पाएंगे? और क्या पर्यावरणीय नियम केवल कागज पर ही रह जाएंगे या उनका सख्ती से पालन भी होगा? शायद असली चुनौती यही है। बिल्कुल। आज हमने जितनी भी योजनाओं की बात की वे सब कागज पर बहुत अच्छी लगती हैं, लेकिन असली सवाल ये है कि क्या ये बदलाव हमारी और आपकी जिंदगी को छू पाएंगे? अगली बार जब आप किसी सरकारी दफ्तर जाएं या किसी किसान से बात करें तो शायद इस नजरिए से जरूर सोचिएगा। आज हम कुछ ऐसे नियमों और ताकतों को समझने की कोशिश करेंगे जो हमारी दुनिया को चुपचाप आकार देते हैं। कुछ नियम तो इंसानों ने बनाया है, जैसे हमारे संविधान में, और कुछ नियम प्रकृति के हैं जो धरती के नीचे धधकते हैं। और आज हमारी पड़ताल इसी टकराव पर है। हम देखेंगे कि जब ये अलग अलग सिस्टम, हमारी कोर्ट कचहरी, हमारी धरती और देशों के बीच के रिश्ते जब दबाव में आते हैं तो होता क्या है। चलिए शुरू करते हैं न्याय के सबसे बड़े मंदिर से, सुप्रीम कोर्ट। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में सबसे बड़े जज की कुर्सी पर कौन बैठेगा, ये कैसे तय होता है? हाँ, सुनने में ये जितना सीधा लगता है उतना है नहीं। आइए इसे खोलकर समझते हैं। तो भारत के मुख्य न्यायाधीश यानी सीजेआई की नियुक्ति की प्रक्रिया, ये है क्या असल में? सुनने में तो बहुत बड़ी और जटिल प्रक्रिया लगती होगी। देखिए, असल में प्रक्रिया एक परंपरा पर आधारित है जिसे वरिष्ठता के परिपाटी या सीनियरिटी प्रिंसिपल कहते हैं। अच्छा। जो सीजेआई रिटायर हो रहे होते हैं वो अपने बाद सुप्रीम कोर्ट के सबसे सीनियर जज का नाम आगे बढ़ाते हैं। ओके। फिर यह नाम कानून मंत्री से होता हुआ प्रधानमंत्री तक पहुंचता है और अंत में प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति नियुक्ति करते हैं। मतलब जो सबसे सीनियर है वही अगला सीजेआई बनेगा। ये तो काफी सीधा साधा नियम लगता है। हाँ, पर क्या ये हमेशा से ऐसा ही था? नहीं, यहीं पर कहानी में एक मोड़ है। इस नियम को 1993 के सेकंड जजेस मामले में मजबूती से स्थापित किया गया था। अच्छा। उससे पहले सरकारें कभी-कभी वरिष्ठता को नजरअंदाज कर देती थीं, जिससे न्यायपालिका की स्वतंत्रता पर सवाल उठते थे। हाँ। तो ये सिद्धांत एक तरह से न्यायपालिका की आजादी को बचाने का एक तरीका है। और इसी प्रक्रिया के तहत न्यायमूर्ति सूर्यकांत भारत के 53वें मुख्य न्यायाधीश बने हैं। दिलचस्प। और सुप्रीम कोर्ट के बाकी जजों की नियुक्ति कैसे होती है? क्या वहां भी यही वरिष्ठता का नियम चलता है? नहीं, वहां मामला थोड़ा अलग है। उनकी नियुक्ति एक कॉलेजियम की सिफारिश पर होती है। कॉलेजियम? हाँ, ये कॉलेजियम सीजेआई और सुप्रीम कोर्ट के 4 दूसरे सबसे सीनियर जजों की एक टीम होती है। अच्छा, तो ये टीम तय करती है? जी, यही टीम तय करती है कि हाई कोर्ट के कौन से जज या कौन से बड़े वकील सुप्रीम कोर्ट में जज बनने के काबिल हैं। ये सिस्टम भी किसी एक कानून से नहीं बल्कि 3 ऐतिहासिक जजेस मामलों के फैसलों से धीरे धीरे विकसित हुआ है। तो ये कॉलेजियम ही असली शक्ति रखता है। लेकिन किसी जज को हटाने का क्या ये उतना ही आसान है? बिल्कुल नहीं। किसी सुप्रीम कोर्ट जज को हटाना भारत की सबसे मुश्किल प्रक्रियाओं में से एक है। ऐसा क्यों? संविधान के अनुच्छेद 124(4) के तहत उन्हें सिर्फ सिद्ध कदाचार या अक्षमता यानी प्रूव्ड मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी के आधार पर ही हटाया जा सकता है। और इसे साबित कौन करेगा? इसके लिए संसद के दोनों सदनों में एक प्रस्ताव लाना पड़ता है और उसे विशेष बहुमत से पास करना होता है। विशेष बहुमत मतलब सदन के कुल सदस्यों का बहुमत और साथ ही वहां मौजूद और वोट देने वाले सदस्यों का 2/3 बहुमत। ये प्रक्रिया इतनी सख्त है कि आज तक भारत के इतिहास में किसी भी सुप्रीम कोर्ट जज को महाभियोग से हटाया नहीं जा सका है। वाह। हाँ, ये न्यायपालिका की स्वतंत्रता को बनाए रखने के लिए एक कवच की तरह है। हमने अभी बात की कि कैसे हमारे समाज के नियम जैसे जजों की नियुक्ति
कितने सावधानी से बनाए गए हैं। लेकिन अब इसी व्यवस्था में एक नई बाहरी ताकत दाखिल हो रही है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। सूत्रों के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट की अपनी एआई कमेटी ने एक श्वेत पत्र जारी किया है जिसमें कुछ गंभीर चिंताएं जताई गई हैं। हाँ, और ये चिंताएं किसी साइंस फिक्शन फिल्म जैसी लगती हैं, पर हैं बिल्कुल असली। पहली चिंता तो साफ है, अगर हम एआई पर बहुत ज्यादा निर्भर हो गए तो जज का अपना विवेक, उसका अनुभव, उसका मानवीय स्पर्श, बिल्कुल वो मानवीय स्पर्श कहीं खो सकता है। और एक ब्लैक बॉक्स प्रॉब्लम की भी बात होती है ना। सही कहा, मतलब एआई ने कोई फैसला कैसे लिया ये हमें पता ही नहीं चलता। अगर एआई से कोई गलती हो गई तो जिम्मेदार कौन होगा? सही बात है, कोड लिखने वाला या एआई बनाने वाली कंपनी या फिर जज? बिल्कुल। लेकिन सबसे अजीब और दिलचस्प जोखिम है मति भ्रम, या जिसे हैलुसिनेशंस कहते हैं। एक मिनट रुकिए, मति भ्रम मतलब एआई को भी वहम हो सकता है? एक तरह से हाँ। इसका मतलब है कि एआई पूरी तरह से मनगढ़ंत जानकारी बना सकता है। जैसे अमेरिका में एक केस हुआ मेटा बनाम एवियन का, जहां वकीलों ने कोर्ट में ऐसे पुराने केस का हवाला दे दिया जो कभी हुए ही नहीं थे। क्या? हाँ, वो केस एआई ने बनाए थे। अब सोचिए, अगर भारतीय अदालतों में ऐसा होने लगे तो न्याय का क्या होगा? ये तो डरावना है। मतलब एआई झूठ भी बोल सकता है, और एक एल्गोरिथमिक पूर्वाग्रह का भी जिक्र है। इसका मतलब तो ये हुआ कि एआई असल में इंसानों की तरह ही पक्षपाती हो सकता है, जिस पर अश्वेत लोगों के खिलाफ पक्षपाती होने के आरोप लगे थे। ये तो तकनीक के नाम पर हमारी पुरानी सामाजिक समस्याओं को और मजबूत करने जैसा है। तो इन चुनौतियों से निपटने के लिए क्या रास्ते सुझाए गए हैं? क्या हम एआई को पूरी तरह नकार दें? नहीं, नकारना कोई समाधान नहीं है। श्वेत पत्र में 3 मुख्य सिफारिशें हैं। 1, एआई नैतिकता समितियां बनाई जाएं। ओके। 2, बाहर के एआई टूल्स की बजाय सुरक्षित इन हाउस सिस्टम बनाए जाएं। अच्छा। और 3, एआई के इस्तेमाल के लिए एक साफ नैतिक नीति हो। और क्या भारत इस दिशा में कुछ कर रहा? हाँ, अच्छी बात यह है कि भारत इस दिशा में पहले से काम कर रहा है। हमारे पास सुपेस पोर्टल है जो जजों को रिसर्च में मदद करता है, और SCVS सॉफ्टवेयर जिसने 36,000 से ज्यादा फैसलों का 19 भारतीय भाषाओं में अनुवाद किया है। अच्छा, तो ये तकनीक का सकारात्मक पहलू है। बिल्कुल। हमने अभी इंसानी सिस्टम पर टेक्नोलॉजी के दबाव की बात की, लेकिन जब प्रकृति अपने नियम लागू करती है और धरती के भीतर का दबाव बाहर आता है, तब क्या होता है? चलिए अब प्रकृति की एक सबसे शक्तिशाली घटना पर आते हैं, ज्वालामुखी। ज्वालामुखी को समझने के लिए हमें पृथ्वी की परतों के नीचे झांकना होगा। मैंटल के नीचे एक कमजोर पिघला हुआ क्षेत्र है, दुर्बलता मंडल या आस्थेनोस्फीयर। यहां से पिघली चट्टानें यानी मैग्मा ऊपर उठता है। इस मैग्मा में बहुत सारी गैसें घुली होती हैं। बिल्कुल एक सोडा की बोतल की तरह, जिसे हिलाकर रख दिया गया हो। बहुत अच्छा उदाहरण है। जैसे ही ये मैग्मा ऊपर आता है, दबाव कम होता है और वो गैसें तेजी से फैलती हैं। और फिर ये दबाव इतना जबरदस्त होता है कि वो चट्टानों को फाड़कर लावा, राख और गैसों के एक भयानक विस्फोट के साथ सतह पर आ जाता है। मैंने सुना है कि लावा भी अलग अलग तरह का होता है, एक शायद गाढ़ा होता है, एक पतला। ऐसा क्यों? ये सब सिलिका नाम के खनिज का खेल है। इसे ऐसे सोचिए, अम्लीय लावा शहद जैसा गाढ़ा होता है। ओके। इसमें सिलिका ज्यादा होती है जो इसे चिपचिपा बना देती है, इसलिए ये ज्यादा दूर नहीं बहता और एक ही जगह जमा होकर ऊंचे नुकीले पहाड़ बना देता है। और दूसरा वाला? वहीं क्षारीय लावा गरम तेल जैसा पतला होता है। इसमें सिलिका कम होती है और ये दूर दूर तक फैलकर हवाई के ज्वालामुखियों जैसी चौड़ी चपटी ढलाने बनाता है। ज्वालामुखी हमेशा विनाशशील आते हैं या इनके कुछ फायदे भी हैं? दोनों बातें हैं। विनाश तो हम देखते ही हैं, लेकिन इनके कुछ सकारात्मक पहलू भी हैं। जैसे? ये हमें पृथ्वी के अंदर की सीधी जानकारी देते हैं। इनसे भूतापीय ऊर्जा यानी जियोथर्मल एनर्जी मिलती है। दिलचस्प। और एक मजेदार बात यह है कि विस्फोट से निकली राख और कण कुछ समय के लिए सूरज की रोशनी को रोककर पृथ्वी को ठंडा भी कर सकते हैं। लेकिन नुकसान तो कहीं ज्यादा बड़ा है। हाँ, हाल ही में इथियोपिया का हेलीगुब्बी ज्वालामुखी करीब 12,000 साल बाद फटा है, जो हमें याद दिलाता है कि प्रकृति का दबाव कितना अप्रत्याशित और विनाशकारी हो सकता है। ये प्राकृतिक दबाव एक और तरीके से हमारे जीवन में घुस रहा है। बिहार से एक चौंकाने वाली खबर है, जहां कुछ माताओं के स्तन के दूध में
यूरेनियम 238 पाया गया है। सुनकर ये अजीब लगता है, माँ के दूध में यूरेनियम। ये बहुत ही चिंताजनक खबर है। यूरेनियम 238 प्राकृतिक रूप से चट्टानों, मिट्टी और पानी में पाया जाता है, लेकिन यहाँ इसका खतरा रेडियोधर्मिता से ज्यादा एक भारी धातु के जहर के तौर पर है। मतलब ये सीधा हमारे गुर्दों यानी किडनीज पर हमला करता है। WHO ने पीने के पानी में इसकी सीमा 30 माइक्रोग्राम प्रति लीटर तय की है, और अगर ये माँ के दूध में मिल रहा है तो ये दिखाता है कि जहरीले तत्व हमारी खाद्य श्रृंखला में कितनी गहराई तक घुस चुके हैं। बिल्कुल। और ऐसा ही एक और इकोसिस्टम दबाव में है ईरान में। वहां की उर्मिया झील को बचाने की कोशिश हो रही है। हाँ, उर्मिया झील की कहानी एक बहुत बड़ी पर्यावरणीय त्रासदी है। ये कभी मध्य पूर्व की सबसे बड़ी खारे पानी की झील थी, लेकिन इंसानी गतिविधियों जैसे बांध बनाना, खेती के लिए बेहिसाब पानी निकालना और जलवायु परिवर्तन ने इसे लगभग सुखा दिया है। कितना? ये अपना 90% से ज्यादा पानी खो चुकी है। और जब एक झील मरती है तो सिर्फ पानी खत्म नहीं होता है ना? बिल्कुल। जब झील का तल सूखता है तो हवा अपने साथ नमक की धूल उड़ाकर ले जाती है। ये धूल आसपास के खेतों को बंजर बना रही है, लोगों की सेहत खराब कर रही है और पूरे इकोसिस्टम को तबाह कर रही है। ये तो बहुत गंभीर है। हाँ, ये एक रामसर स्थल और यूनेस्को बायोस्फीयर रिजर्व भी है। इसे बचाने के लिए क्लाउड सीडिंग जैसे उपाय सोचे जा रहे हैं, लेकिन ये एक विशाल समस्या पर एक छोटे से पैच जैसा है। ये दिखाता है कि जब हम प्रकृति के सिस्टम पर जरूरत से ज्यादा दबाव डालते हैं तो वो ढह जाता है। ये दबाव सिर्फ प्रकृति तक ही सीमित नहीं है, देशों के बीच के संबंधों में भी तनाव बढ़ रहा है, और जिन नियमों पर दुनिया चलती है वे भी दबाव में है। यूक्रेन और गाजा जैसे संघर्षों में हम देखते हैं कि देश अपने हमलों को सही ठहराने के लिए आत्मरक्षा के अधिकार का इस्तेमाल करते हैं। ये आज के अंतर्राष्ट्रीय कानून का सबसे बड़ा विरोधाभास है। संयुक्त राष्ट्र चार्टर का अनुच्छेद 2 साफ कहता है कि कोई भी देश दूसरे पर बल का प्रयोग नहीं करेगा। लेकिन उसी चार्टर का अनुच्छेद 51 कहता है कि हर देश को अपनी आत्मरक्षा का अधिकार है। तो शांति के लिए बना कानून ही लड़ाई का बहाना बन गया। ये तो बुरी तरह उल्टा हो गया। ठीक यही हो रहा है। इसकी 2 तरह से व्याख्या की जाती है। एक प्रतिबंधात्मक व्याख्या है जो कहती है कि आप आत्मरक्षा तभी कर सकते हैं जब आप पर हमला हो चुका हो। और दूसरी? लेकिन एक दूसरी विस्तृत व्याख्या भी है जो कहती है कि अगर आपको लगता है कि हमला होने वाला है तो आप पहले भी कार्रवाई कर सकते हैं। 2003 में इराक पर हमले के लिए अमेरिका ने इसी तर्क का सहारा लिया था। ये तो किसी को भी हमला करने का खुला बहाना दे देता है। बिल्कुल। ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि क्या अंतर्राष्ट्रीय कानून असल में शांति बनाए रख सकता है, या ये केवल शक्ति के खेल को एक कानूनी जामा पहनाता है। ये एक ऐसा नियम है जो दबाव में टूट रहा है। लेकिन जहां संघर्ष है वहीं सहयोग भी है। हमारे स्रोतों में 2 बड़े अंतर्राष्ट्रीय सहयोगों का भी जिक्र है, एक रक्षा के लिए और दूसरा जीवन बचाने के लिए। पहले बात करते हैं हैमर की। हैमर हथियार प्रणाली। हाँ, जिसे भारत और फ्रांस मिलकर बना रहे हैं। हैमर एक स्मार्ट हवा से जमीन पर मार करने वाला हथियार है। इसकी रेंज 70 किलोमीटर से ज्यादा है। इसकी सबसे बड़ी खासियत इसका दागो और भूल जाओ यानी फायर एंड फॉरगेट सिद्धांत है। दागो और भूल जाओ, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि एक बार टारगेट लॉक करने के बाद पायलट को कुछ और करने की जरूरत नहीं। मिसाइल खुद ही अपने टारगेट को ढूंढकर तबाह कर देगी, चाहे टारगेट चल रहा हो या छुपा हो। अच्छा। ये जैमिंग से भी अप्रभावित रहता है और एक साथ कई लक्ष्यों को निशाना बना सकता है। और दूसरी तरफ स्वास्थ्य के क्षेत्र में एक जीवन बचाने वाला गठबंधन है गावी। गावी यानी द वैक्सीन अलायंस वैश्विक सहयोग का एक शानदार उदाहरण है। ये 2000 में बनी एक पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप है जिसका एक ही मिशन है, गरीब देशों के बच्चों तक टीके पहुंचाना। और इसका असर कितना बड़ा रहा है? जबरदस्त। गावी ने अब तक 1.2 अरब से ज्यादा बच्चों के टीकाकरण में मदद की है और अनुमान है कि इससे 2 करोड़ से ज्यादा जानें बची हैं। 2 करोड़? हाँ, ये सोचना आश्चर्यजनक है कि एक टीका जिसकी कीमत शायद कुछ 100 रुपए हो, लाखों जिंदगियां बचा सकता है। हाल ही में गावी ने मलेरिया की नई वैक्सीन R21 को दुनिया तक पहुंचाने के लिए यूनिसेफ से समझौता किया है, जो एक बहुत बड़ी कामयाबी है। तो ये वैश्विक सहयोग की ताकत है। बिल्कुल। हमारे स्रोतों में इतिहास से भी कुछ बातें हैं।
एक नाम है लाचित बड़फुकन का। ये कौन थे? वे 17वीं सदी में अहोम साम्राज्य के एक महान सेनापति थे। अहोम साम्राज्य? हाँ, आज के असम में। वे 1671 की सराय घाट की लड़ाई के लिए जाने जाते हैं, जिसमें उनकी सेना ने मुगलों को हराया था। उनके सम्मान में राष्ट्रीय रक्षा अकादमी NDA 1999 से अपने सर्वश्रेष्ठ कैडेट को लाचित बड़फुकान स्वर्ण पदक देती है। और गोवा में एक नए टाइगर रिजर्व की भी बात है? हाँ, सुप्रीम कोर्ट द्वारा नियुक्त एक पैनल ने गोवा के कोटीगांव और नेत्रावली वन्यजीव अभयारण्यों को टाइगर रिजर्व बनाने की सिफारिश की है। और ये फैसला कौन लेता है? टाइगर रिजर्व की अधिसूचना राज्य सरकारें राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण यानी NTCA की सलाह पर करती हैं। भारत में अब कुल 58 टाइगर रिजर्व हैं। और अंत में एक जनजाति का भी जिक्र है, अबुझमाड़िया। हाँ, यह छत्तीसगढ़ में रहने वाला एक विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह यानी PVTG है। ये अपनी अनूठी संस्कृति और गोंडी भाषा की अबुझमाड़िया बोली के लिए जाने जाते हैं। PVTG का दर्जा कैसे मिलता है? इसके लिए ढेबर आयोग ने 1961 में कुछ मानदंड तय किए थे, जैसे कृषि पूर्व प्रौद्योगिकी, कम साक्षरता और घटती आबादी। तो आज की इस पूरी चर्चा का क्या मतलब निकलता है? हमने देखा कि कैसे हमारे कोर्ट कचहरी का सिस्टम AI के दबाव में है, कैसे हमारी धरती जलवायु परिवर्तन के दबाव में है और कैसे अंतर्राष्ट्रीय शांति के नियम युद्ध के दबाव में है। ये दिखाता है कि सब कुछ कैसे एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। 1945 का एक कानूनी सिद्धांत आज के युद्धों को आकार दे रहा है और लैब में बना AI सदियों पुरानी न्याय व्यवस्था को चुनौती दे रहा है। हर सिस्टम की एक सीमा होती है और शायद हम आज उन सीमाओं को हर तरफ से परख रहे हैं। बिल्कुल। हमारे स्रोतों में न्यायपालिका में AI पर श्वेत पत्र का उल्लेख है जो जोखमों और नैतिकता पर बात करता है। लेकिन थोड़ा आगे की सोचें तो सवाल ये उठता है कि क्या AI कभी न्याय की भावना को समझ पाएगा? क्या कोई एल्गोरिदम कभी दया, सहानुभूति या निष्पक्षता जैसी इंसानी अवधारणाओं को सही मायने में सीख सकता है, या यह हमेशा सिर्फ एक औजार ही बना रहेगा जो इसे बनाने वालों के पूर्वाग्रहों को ही दोहराएगा?